Hello everyone. Today we will start chapter 9, the Industrial Revolution and Social Change. The Industrial Revolution, now also known as the First Industrial Revolution, was the transition to new manufacturing process in Europe and the United States in the period from about 1760 to sometime between 1820 and 1840। इसमें हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब वो कब परिवर्तन हुआ और उसका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है यूरोप का और यूनाइटेड स्टेट्स का, उसमें परिवर्तन आया बिटवीन 1760 से में हुआ और 1820 से 1840 के बीच भी उसमें बदलाव आया। Eric Hobsbawm held that the Industrial Revolution began in Britain in the 1780s and was not fully felt until the 1830s or 1840s, while T.S. rapid industrialization first began in Britain, starting with mechanized spinning in the 1780s, with high rates of growth in steam power and iron production occurring after 1800। मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो जो है फुली फेल्ट कब हुआ, 1830 से 1840। और उसमें सबसे ज़्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ और उसमें मशीन के थ्रू, देखिए पिक्चर में बताया जा रहा है कि मशीन मैकेनाइज्ड, मतलब मशीन के थ्रू जो है, व्हील है स्पाइनिंग प्रोसेस के थ्रू, और स्टीम विद द हेल्प ऑफ स्टीम पावर। उस समय स्टीम पावर के से प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Britain's road network, which had been relatively primitive prior to industrialization, soon saw substantial improvement, and more than 2,000 miles of canals were in use across Britain by 1815. In the early 1800s, Richard Trevithick deputed a steam-powered locomotive and 1830 similar locomotive started। यहाँ पे देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो औद्योगिक क्रांति है जो उसके पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ, क्या रिवॉल्यूशन आया। यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि देखिए इसमें जो 200 जो माइल्स के जो कैनल्स है उस ब्रिटेन में 1815 में उसको यूज़ किया गया। और देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये भी बताया जा रहा है कि उसमें उसको कैसे चलाया गया, उसको स्टीम पावर से उसको चलाया गया। Birthplace of the Industrial Revolution. Thanks to its damp climate, ideal for raising sheep, Britain had a long history of producing textile like wool, linen, and cotton. But prior to the Industrial Revolution, the British textile business was a true cottage industry, with the work performed in small workshops or even homes by individual spinners, weavers, and डायर्स। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट जो है वो बहुत ही अच्छा था, नम था, है ना। वहाँ के जो जलवायु है वो भी शिप के लिए बहुत ही अच्छा था। तो ब्रिटेन का जो हिस्ट्री ये रहा है कि उसको इसलिए वहाँ पे ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा वूल, लिनन और कॉटन, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट जो है वो शिप के लिए बहुत ही फेवरेबल है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शिप जो है वो उसका रियरिंग कैटल वो जो रियरिंग करने लगे, तो उससे हमको ब्रिटेन से ज़्यादा हमको वूल, लिनन और कॉटन मिलने लगा। और वहाँ का टेक्सटाइल बिजनेस भी वहाँ पे बहुत ही वो फेमस होने लगा। Just as steam engine needed coal, steam power allowed miners to go deeper and extract more of this relatively cheap energy sources। अब देख, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम यूज़ कर रहे हैं स्टीम पावर, और स्टीम इंजन यूज़ करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोल की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इसलिए बताया जा रहा है, तो ये एनर्जी बहुत सबसे चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस कोल कहाँ से मिलेगा, तो डीप जो है माइनर्स जो है वो कोल डीपर्स डग करके निकाले। और कोल की जो डिमांड है वो स्काई रॉकेटेड थ्रू आउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और कोल की डिमांड, जब हम स्टीम पावर यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमको कोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे कोल का जो है वो डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा
बढ़ने लगा और फिर वो फैक्ट्रियों में भी स्टीम पावर यूज़ होने लगा और तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे हेल्प से ज़्यादा जो है गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर होने लगा। फिर बट ऑल्सो द रेल रोड्स एंड स्टीम शिप्स यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टिंग दैम, और इसके लिए जो रेल रोड्स है स्टीम शिप्स जो है वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ करने लगे, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पे जो चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके। In the early 1800s, Richard Trevithick debuted a steam-powered locomotive, and in 1830 similar started transporting freight and passengers between the industrial hub of Manchester and Liverpool. By that time, steam-powered boats and ships were already in use, carrying goods along Britain River and Canal as well as across the Atlantic. मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्टीम पावर जो है उसको यूज़ किया गया और उसको स्वचालित यंत्र चलित्र उसके लिए यूज़ करने के लिए उसको बनाया गया। अब वो कैसे पावर स्टीम पावर चले, है ना, तो फिर ये यूज़ करके ट्रांसपोर्टिंग फ्राइट जिसमें फिर अब धीरे धीरे वो थोड़ा सा डेवलपमेंट आते गया। फिर पैसेंजर भी उसमें जाने लगे, गुड्स पहले जाता था, फिर धीरे से उसमें डेवलपमेंट आया, फिर पैसेंजर भी उसमें जाने लगे। फिर मैनचेस्टर और लिवरपूल एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे। उस समय स्टीम के से बोट भी चलने लगा, शिप भी चलने लगा, यूज़ में आया। फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स को कैरी करने के लिए वो ये बहुत ही यूज़फुल हुआ। और रिवर्स मतलब जो बोट है वो चलेगा तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी गुड्स यहाँ से वहाँ जाएगा तो वो उससे भी डेवलपमेंट होता है। और अटलांटिक जो कैनल है उसमें भी ये रिवर के थ्रू जो कैनल उसमें भी हम स्टीम पावर के थ्रू बोट शिप यूज़ करके ट्रांसपोर्ट अपना गुड्स करने लगे। Impact of steam power, an icon of the Industrial Revolution, broke onto the scene into the early 1700s when Thomas Newcomb designed the prototype for the first modern steam engine। और उस समय इन्होंने सबसे फर्स्ट स्टीम इंजन डिज़ाइन किया जिसको एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन के नाम से भी जाना गया। न्यूकम्स इन्वेंशन was originally applied to power the machine used to pump water out of mine shaft। In 1760s, Scottish engineer James Watt began tinkering with one of the new Combs model, adding a separate water condenser that made it far more efficient। फिर उन्होंने जो ये जो इंजीनियर हैं इन्होंने क्या किया, वो एक वाटर कंडेंसर भी सेपरेट लगाए, जिससे कि क्या होगा, जो ज़्यादा हम उसमें वाटर कंडेंसर लगेगा तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होगा और हमारे लिए, और हम उसके थ्रू ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। फिर जो वॉट है और वॉट जो है लेटर और मैथ्यू वॉल्टन, उन्होंने दोनों ने कोलैबोरेट किया और स्टीम इंजन को मोशन जो रोटेटरी मोशन मतलब घूमने वाला स्टीम इंजन जो है उसको उन्होंने इन्वेंशन किया उसका, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्प्रेड हो और वो इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटन मिल्स के लिए, ये सारे के लिए बेनिफिट हो। न्यू ट्रेन्स हैड क्रिएटेड अ न्यू नीड फॉर मोर सोफेस्टिकेटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हुआ, है ना, तो फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को कन्वीनियंटली जाने में सुविधा होने लगी। फिर जो बैंक्स हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंसर्स है, उसमें भी बहुत ही बदलाव आया, है ना, तो डिपेंडेंट सब अब सिस्टम जो है बढ़ने लगा, डेवलपमेंट टेक प्लेस होने लगे। तो इस तरह से जो ब्रिटेन में है जो हो उस समय रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई, इन्वेंशंस हुई, फैक्ट्रीज जो हो बनने लगे, तो इससे लोगों में बहुत ही डेवलपमेंट आया। डोमेस्टिक मार्केट, अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट मतलब घरेलू बाज़ार। अब इसमें हम ये देखेंगे, देखिए डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो रेफर्ड टू एज एन इंटरनल मार्केट और डोमेस्टिक ट्रेडिंग इज़ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड सर्विस एंड सिक्योरिटीज़ विद इन ए सिंगल कंट्री। मतलब सिंगल कंट्रीज में क्या कैसे सप्लाई करते हैं, वहाँ पे डिमांड कितनी होती है गुड्स की, और वहाँ पे कैसे सप्लाई होता है, सर्विसेज होता है एक सिंगल कंट्री में। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रैदर देन फॉर फैमिली कंज्यूमशन।
मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब क्रॉप को उगा रहे हैं और उसको मार्केट में हम सेल करेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर फैमिली को। द डिसीजन टू कल्टिवेट कमर्शियल क्रॉप्स वाज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऑफ पीजेंट। तो वो मार्केट में कितना क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मर्स हैं वो अपना फार्मिंग करेंगे और फिर उसको मार्केट में सेल करेंगे। Agriculture revolution. Agriculture has passed through a series of revolutionary change, not everywhere at the same time, some place still largely unaffected. Transition for predominantly subsistence activity to predominantly capital intensive market oriented commercial agriculture. एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, अब देखिए हम एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारा क्या 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 क्रांतिकारी यहाँ पे आया गया। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ गुजर बसर के लिए जो जो खेती किया जाता था, निर्वाह के लिए जो खेती किया जाता था, वो नहीं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इन लोग करने लगे, है ना। तो हर जगह तो एक सेम टाइम पे नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और ये धीरे धीरे इसमें इफ़ेक्ट आने लगी। Success in international trade created Britain's high-wage, cheap energy economy, and it was the springboard of the for the industrial revolution. High wages and cheap energy created a demand for technology. The substituted capital energy for labor. These incentives operated by many industries. अब देखें जो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हुआ, तो ब्रिटेन में जो है हाई वेज, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने जाने दिया वर्कर्स लोगों को, तो उससे ज़्यादा लोग काम करने लगे, वहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुआ, तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, कैपिटल यूज़ करने लगे। और एनर्जी फॉर लेबर, तो लेबर का जो है वो ज़्यादा पावर, उनको ज़्यादा पैसे देने लगे और उससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा और फिर वो डेवलपमेंट होगा। A commercialization of agriculture in India began during the British rule. Revolutionary changes had occurred in the agrarian property relations towards the end of the 18th century. Indigo and more than that, tea and coffee plantation were encouraged in India because these could get commercial market abroad. फिर अब क्या हुआ कि अब एग्रीकल्चर के मामले में कैसे हम लोग कमर्शियलाइजेशन, मतलब क्या कैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो जो हमारे इंडिया में टी और कॉफ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्लांटेशन करने लगे और इनकरेज करने किया गया इंडिया को कि आप लोग इसका प्लांटेशन करो और फिर इसको हम एक अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजेंगे, तो इससे हमारा जो कंट्री है वहाँ का फाइनेंशियल भी होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट भी होगा और हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसा मिलेगा। सो थैंक यू।